हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाई प्रतीक सर। तो आज का टॉपिक देखो बच्चों, इस तरह से है कि हम लोग आज मैट्रिसेस को एक बार पूरा रिवाइज करने वाले हैं। एक गो में हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने मैट्रिसेस के सारे एक्सरसाइज सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। तो ये एक तरह से आपका समरी वीडियो है, जिसमें हम पूरे मैट्रिसेस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि अगर आपको मैट्रिसेस कभी भी क्विक रिवीजन करना हो तो आप इस लेक्चर को सुन के बहुत आसानी से मैट्रिसेस के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पलर से उसका पूरा समरी पिक की है, और उसी को हम लोग एक एक करके रिवाइज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है? इट इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। जैसे हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, आपका एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर का, जैसे कि आपका एक ये मैट्रिक्स दिया है। तो मैट्रिक्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले होता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इनको मैं रोज कहता हूं, और जो आपके ये वर्टिकल लाइन होती है इनको मैं कॉलम कहता हूं। ठीक है, जितने भी ये अंदर के वो है, जितने भी ये इसको हम लोग एलिमेंट या एंट्रीज कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिसेस में बेसिकली रेक्टेंगुलर एरे, रोज, कॉलम, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, ए मैट्रिक्स हैविंग एम रोज। अगर एक मैट्रिक्स में एम रोज है और एन कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या होता था? आपका एम क्रॉस एन आपका ऑर्डर हो जाता था। तो मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम बच्चों, ये आपका ऑर्डर होता है, जिसमें पहले में हमेशा रोज और अगले में हमेशा कॉलम लिखता हूं। तो अगर एक मैट्रिक्स है 3x3 का, इसका मतलब उसमें 3 रो होंगी और 3 आपके कॉलम होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अगर एक मान लो एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, तो उसे हम लोग क्या, एम रोज एन कॉलम हुआ। तो एम जो, दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने सबसे स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ी थी। तो ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, जहां पे एम रोज तो अर एन कॉलम। तो अगर मैं पहली रो के एलिमेंट लिखूंगा तो A11 A12 से लेके A1n तक जाएंगे, और ऐसे नीचे जाते AM1 से AMN तक चले जाएंगे, जहां पे मेरे आई की वैल्यू जो होती है 1 से लेके m के बीच में होती है, और जे की वैल्यू 1 से लेके n के बीच में होती है। ठीक है, तो ये आपके मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला जो मैट्रिक्स होता है वो रो होता है, जब अब उसकी एक ही रो हो तो डेट इज ए रो मैट्रिक्स। अगर मेरा एक मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, रो जितनी मर्जी है, कॉलम एक है, तो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके बराबर हो जाते हैं, उसे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दे देता हूं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसमें एम क्रॉस एम या एन क्रॉस एन, हम कुछ भी ऑर्डर लिख सकते हैं, क्योंकि आपके रोज और कॉलम बराबर होते हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स के हमने टाइप पढ़े थे। पहला होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, खाली डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं उनकी वैल्यू होती है, जैसे कि दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। फिर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर कब होता है? अगर उसके सारे एलिमेंट डायगोनल वाले ये बराबर हो जाएं, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है, जैसे कि ये मैंने लिख दिया। दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। अगर ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर हो जाते हैं, तो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है डायगोनल, डायगोनल से बनता है स्केलर, स्केलर से बनता है आइडेंटिटी। उसके बाद आता है मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट बच्चों जीरो हो जाए, तो वो जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आपके दो मैट्रिक्स, जब अगर इक्वालिटी की बात करें, तो दो मैट्रिक्स इक्वल जब होते हैं, जब एक तो उनका ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है, और उसके अलावा जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो बराबर होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूं x3y2 इज इक्वल टू 2 - 2 mn, अगर मैं कहूं ये इक्वल है, तो हम लोग कंपेयर करके सीधे कहेंगे x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y की वैल्यू -2 होनी चाहिए, m की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और n की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो हमारा इक्वालिटी में ऑर्डर सेम होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स आप जब भी ऐड कर सकते हो जब वो दोनों सेम ऑर्डर के हो, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती है एडिशन की, जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी अगर आप करो, तो आप वो किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, सेम बात होगी। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर।
अगर आप एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक एलिमेंट जो है उस मैट्रिक्स का वो आपका क्या कहते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी नंबर से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा मैट्रिक्स है 2 3 1 2, आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 6 2 और 4, आपका हर एक एलिमेंट जो है इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट होता है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आप मैट्रिक्स के एलिमेंट के सब मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दो, मतलब ए को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो बच्चों, दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो मैट्रिक्स जब भी डिफाइंड होता है इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अगर आप a इंटू बी करना चाहते हो और यहां पे मैंने m क्रॉस n दिया और यहां पे p क्रॉस p, तो a इंटू बी जब भी पॉसिबल है जब n शुड बी इक्वल टू p। सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपका जो नंबर ऑफ कॉलम है पहले मैट्रिक्स के वो नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। इसके अलावा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ए बी मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर होता है m क्रॉस q, पहले के रो और दूसरे के कॉलम यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कहा ए आई जे एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है और बी आई जे आपका n क्रॉस p मैट्रिक्स है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी इज द मैट्रिक्स सी ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p। यहां से m और यहां से p आ गया इसका ऑर्डर। और किसी भी एलिमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जितने वो होते हैं प्रोडक्ट उनको ऐड करते जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देख लीजिए अगर आपको देखना है तो। देखो जैसे क्या कहते हैं, हमने कहा 2 3 1 2 एंड 3 -4 1 2, मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है। ये हुआ 2 क्रॉस 2, ये हुआ 2 क्रॉस 2, रिजल्ट भी मेरा 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। अब अगर मुझे A11 लेना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो आपका आ गया 6 + 3। अगला मुझे A12 लेना है तो A12 क्या होगा, -8 + 6। नेक्स्ट इज 3 A21, 3 + 2, A22 विल बी -4 + 4। तो आपका जो रिजल्ट आया 9 -2 5 और 0, दिस इज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 जो कि हमें मल्टीप्लाई करके मिला। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अगर ये कह रहे a इंटू बी डिफाइन है तो ऐसा जरूरी नहीं होगा b इंटू ए भी डिफाइन हो, पहली चीज। ठीक है, अगला अब ये कहते हैं अगर a और b मान लो m क्रॉस n और k क्रॉस l के मैट्रिक्स है, तो अगर मेरे को a b और b a दोनों डिफाइन करने, तो देखो a b डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, n और k बराबर होने चाहिए। ठीक है, और अगर बी ए डिफाइन होगा तो उसके लिए क्या ऑर्डर होगा, देखो बी ए के लिए मैं लिखूंगा b का ऑर्डर पहले हुआ k क्रॉस l और a का हुआ आपका m क्रॉस n, तो l और m भी बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये ठीक है। थर्ड, अगर मान लो ए बी और बी ए दोनों निकल भी आते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं होगा कि ए बी और बी ए बराबर होंगे। ए बी शुड नॉट बी, ऐसा भी हो सकता है ए बी बी ए बराबर ना हो, तो जरूरी नहीं होता कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स, अब मैं कहता हूं मान लो बच्चों दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मुझे जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ए या बी में से कोई भी जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू जीरो। ये हमने पहले एग्जांपल्स में देखा भी हुआ है। नेक्स्ट, फॉर द थ्री मैट्रिक्स ए बी सी ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर आपको ए और बी बराबर दिया है तो ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा। मतलब अगर ए और बी बराबर दिए हुए हैं तो आपका ए सी इंटू बी सी बराबर होगा। लेकिन अगर मुझे ये दिया हुआ है तो मैं ये नहीं कह सकता कि ए और बी मेरा बराबर होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ए इंटू सी अगर बी इंटू सी के बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि ए और बी आपका बराबर हो। नेक्स्ट, अगर ए इंटू ए स्क्वायर होता है, 3 बार ए को मल्टीप्लाई करो ए क्यूब एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, अगर किसी मैट्रिक्स के मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो आपको ट्रांसपोज मिलता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका ये एक मैट्रिक्स है विच इज 2 क्रॉस 3, तो इसका ट्रांसपोज को मैं ए टी या ए डैश से डिनोट करूंगा
और AT को मैं लिख सकता हूं 1 2 3 3 2 1। दिस इज योर A ट्रांसपोज। तो जब भी आप मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलता है, जो कि यहां पे दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है बेटी? पहला होता है अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूं तो सेम मैट्रिक्स मिलेगा। दूसरा, K इंटू A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू K A ट्रांसपोज। थर्ड, A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। आपका दोनों का ट्रांसपोज लोगे तो आप अलग अलग भी करके सेम चीज आएगी। लास्ट होता है A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये आपका लास्ट होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो नेक्स्ट आता है आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आपके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाता है तो इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से बता रहा हूं, अगर आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और आपको बिल्कुल सेम मैट्रिक्स मिल गया तो इसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? अच्छा, ये जो होता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर के लिए पॉसिबल होता है, औरों के लिए नहीं होता। क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए देन इट इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें आपका ट्रांसपोज जो है वो सेम मैट्रिक्स मिल जाता है, और क्यू सिमेट्रिक होता है जिसमें ट्रांसपोज लेके आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मिल जाए। जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, दिस इज जीरो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रहे हो उसके डायगोनल एलिमेंट मतलब A11 A22 A33 ये सारे के सारे जीरो होंगे। ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, देखो पहली थ्योरम होती है, अगर मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर आप उसका उसके और उसके ट्रांसपोज को ऐड करो तो ये आपको सिमेट्रिक मिलेगा, और अगर आप उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करो मैट्रिक्स को तो ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल भी हमने लेक्चर में कवर किए हुए हैं। तो ये थ्योरम प्रूव हो जाती है कि A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और A माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होता है। इसका प्रूफ जो है वो भी मैंने लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट जो है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग दो मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे ए होता है आपका P प्लस क्यू, जहां पे P की वैल्यू होती है हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज और Q की वैल्यू होती है हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो A इज इक्वल टू P प्लस क्यू हो जाता है आपका। ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपोज और क्यू ट्रांसपोज का है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है बच्चों। लास्ट होता है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो होता है बेटा, इसकी पहले एक्सरसाइज भी थी लेकिन अब सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिया इनवर्स निकालने की। इसे हम लोग क्या समझते हैं? देखो ये कहते हैं अगर इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m, मान लो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, मैंने कहा मेरे को एक स्क्वायर मैट्रिक्स B जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसे मैं अगर A इंटू बी करूं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, या B इंटू ए करूं तो भी मुझे I मिले। तो मेरे को जो B होता है डेट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। मतलब मैं B इज इक्वल टू A इनवर्स लिख सकता हूं। कब? जब A इंटू बी इज इक्वल टू I। तो अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स कहलाता है। तो B A का इनवर्स हुआ तो मैं A B का इनवर्स भी लिख सकता हूं। कब? जब A इंटू बी इज इक्वल टू I। ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि जो इनवर्स होता है डेट इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेसेस इनवर्स सिंस बीए और ए बी को डिफाइन होने के लिए ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ए इंटू बी और बी इंटू ए में कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। दूसरा पॉइंट वही, इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ बी। ठीक है। और लास्ट थ्योरम होती है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक है, मतलब ए का इनवर्स अगर बी है तो और कोई मैट्रिक्स इसका सेम इनवर्स नहीं दे सकता। एंड लास्ट थ्योरम जो होती है, जैसे ए बी का ट्रांसपोज आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ऐसी ए बी का इनवर्स जो होता है डेट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है बेटा। तो ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमने पूरे लेक्चर में, पीछे के लेक्चर में विथ एग्जांपल विथ एक्सरसाइज कवर किए हैं। ये बस एक छोटी सी समरी थी जिससे आपको मेन कॉन्सेप्ट जो है वो याद रहे। आई होप ये आपको हेल्प करे आपके पेपर के रिवीजन में। ये बहुत छोटा सा लेक्चर है लेकिन क्या कहते हैं इससे आपके मेन कॉन्सेप्ट जो है वो सारे रिवाइज हो सकते हैं। तो इसके साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं बच्चों। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा
प्लीज मेरे लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।